हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा पर। यहाँ हम आपको 4 सेमेस्टर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, उन सभी को हिंदी का क्लास देने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें, नोट्स तैयार करें। तो आप सभी जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक से अधिक भाई बहन जुड़े, अधिक से अधिक अपनी तैयारी करें। तो आप सभी को यहाँ पर हिंदी की क्लास प्रॉपर दी जा रही है। आप सब लोग हिंदी का अध्ययन करते रहें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और पढ़ते हैं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें लिखा है, आप लोग इसको देखें। हिमालय से गंगा निकलती है। यह वाक्य किस कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर आप लोग नोट करें। इस वाक्य में पंचम विभक्ति होगी, क्योंकि अंगल होने से योग में पंचमी विभक्ति होती है और इसका कारक जो है वो आपदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जिसका उत्तर हो गया फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। ये सब पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए प्रश्न। संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। संधि का विलोम हो गया विच्छेद, संधि का विलोम है विच्छेद, और सुगम का दुर्गम, और सूक्ष्म का स्थूल, और स्वतंत्र का हो गया परितंत्र। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है, नयन एवं नाटक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है नयन में और नयन। प्रश्न देखिए, नयन एवं नायक शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का संधि विच्छेद होगा नय प्लस आयन बराबर हो जाएगा नयन, और नायक का देखिए नौ प्लस अक यहाँ बराबर हो जाएगा नायक। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है, आप लोग यहाँ से नोट करें। आगे देखिए प्रश्न। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर सम उपसर्ग बनाकर 4 शब्द बनाना है। इसमें आपका हो जाएगा समयक, शमयक, संकलन, संकल्प और संताप, संपत्ति। तो इन 4 शब्दों में आपका उपसर्ग जो है सम लग रहा है। आगे देखिए प्रश्न है, किस शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि शब्द किसे कहते हैं। उत्तर नोट करें। वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। यह एक अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। परिभाषा नोट करें। हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो इसकी जो शब्द की परिभाषा है वो हम निम्न प्रकार कैसे कर सकते हैं, आप लोग देखें। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे
मोहन, पुस्तक आदि। ये आपके उदाहरण हैं, मोहन, पुस्तक, और भी कई उदाहरण आप लोग रख सकते हैं यहाँ। आगे प्रश्न देखिए, फटी न जा के पाँव बिबाई, सो का जानो पीर पराई। यह एक कहावत है, तो इस कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसके पैरों में बेबाई का मतलब होता है दर्द हो जाती है, दरार हो जाती है, और इस कारण जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उस पीड़ा को कोई अन्य समझ नहीं पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता है। तो इस कहावत का ये अर्थ हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक अर्थ इस उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का आपसे उदाहरण पूछा गया है, तो आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं, जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, इसमें चा वर्ण एक से अधिक बार आता है। एक से अधिक बार 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 चा वर्ण का उच्चारण किया गया है। जैसे चारू में चा हो गया, चारू में चा, और चंद में चा, चंचल में चा, इसलिए यहाँ पर चा शब्द का बार बार उच्चारण हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो है अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। आगे क्वेश्चन देखिए, आकर्षण, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्त शब्दों के विलोम बताइए। यहाँ पर आकर्षण शब्द का विलोम हुआ, उत्तर नोट करिए, प्रतिकर्षण, और कृतज्ञ का हो गया अकृतज्ञ, जागृत का हो गया सुप्त, और मुक्ति का हो गया बंधन। तो आप लोग नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन है, जो अपने से उत्पन्न हो, जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये जो वाक्यांश है, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो इसमें आपका एक शब्द हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू शब्द जो है वो जो अपने आप से उत्पन्न हो उस वाक्य के लिए कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा का प्लस सा, का प्लस सा में बराबर हो गया शा। आगे देखिए प्रश्न, पारलौकिक शब्द का वर्णन वर्ण विच्छेद कीजिए। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर पारलौकिक का हो गया पा प्लस बड़ा आ, और प्लस रा प्लस आ प्लस ला प्लस ओ प्लस का प्लस ई प्लस का और प्लस आ। इस तरह से आपका पारलौकिक का वर्ण विच्छेद होता है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? यहाँ पर प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो कौन से हैं, किसे कहा गया है? तो आपका जो उत्तर है वो है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। जैसे खग और धरती। तो यहाँ पर खग का जो है वो पक्षी हो गया और धरती का वसुंधरा। तो आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, सरोरुह शब्द का अर्थ है।
तो यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। सरहुरु शब्द का अर्थ जो है वह है कमल के समान। उत्तर अपना नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर है आपका, तुलसीदास जी के गुरु नरसिंहदास थे। तो आप नरसिंहदास नोट कर लें। प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं कौन कौन सी हैं? कहानी और नाटक, ये दोनों हिंदी गद्य की विधाएं हैं, इन्हें नोट करें। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे संस्कृत शब्द आपका हो गया तड़ाग, नृप। तो तड़ाग जो शब्द है उसका अर्थ हो गया तालाब और नृप का अर्थ हो गया राजा। ये हिंदी अर्थ है, आप लोग नोट करें। प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया आपका ध्रुव स्वामिनी, नंबर 2 हो गया अजातशत्रु, नंबर 3 हो गया चंद्रगुप्त और नंबर 4 हो गया स्कंदगुप्त। ये चारों नाटक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख नाटक हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, स्वर क्या है? स्वर क्या है? तो यहाँ पर स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर जो होते हैं उन्हें बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करें। आगे देखिए प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन शब्द बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, स्वर के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, स्वर के कितने भेद होते हैं? भेद का मतलब प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो उत्तर यहाँ से नोट करें, स्वर के कितने भेद होते हैं? उत्तर, स्वर के भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं? नंबर 1 हो गया ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। तो आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर व्यंजन के निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 हो गया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? इसका नोट करिए, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, नहीं तो आप लोग नोट करिए, का प्लस सा बराबर छा, ता प्लस रा बराबर त्रा, जा प्लस वा बराबर ग्या और सा प्लस रा बराबर श्रा। तो ये 4 जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको 2 व्यंजनों के मेल से बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, मिश्रित स्वर को समझाइए। तो आपको मिश्रित स्वर समझाना है। यहाँ पर मिश्रित स्वर हैं क्या है, इसको देखिए। इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है। मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। तो 2 अलग अलग स्वरों को मिलाकर जो वर्ण बनाया जाता है वह मिश्रित स्वर होता है। इसीलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे छोटा आ प्लस ई बराबर हो जाएगा ए, छोटा आ प्लस ए बराबर हो जाएगा बड़ी ए। और यहाँ पर देखिए, छोटा आ प्लस ऊ हो जाएगा बराबर ओ, छोटा आ ओ बराबर हो जाएगा ओ। इसी तरह से प्रश्न आप देखिए, मौन पठन के दोष बताइए।
मौन पठन के दोष क्या हैं? मौन पठन के दोष होते हैं भयभीत होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये मौन पठन के दोष पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, मौन पठन क्या है? तो यहाँ पर आपको मौन पठन बताना है। मौन पठन क्या है, इसका उत्तर यहाँ से नोट करिए। मौन पठन क्या है, इसका उत्तर नोट करें। मौन पठन बिना श्रवण श्रवणीय शब्द उच्चारण में किया गया पठन है। यानी इसका अर्थ हुआ कि बिना आवाज़ किए जो मन में पढ़ा जाता है उसे मौन पठन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग इन्हें देखें। इनकी संख्या 8 होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। जी हाँ, जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी अपेक्षा इनमें अधिक समय लगता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है दुगना समय लगने वाले स्वर। इनकी संख्या आप लोग नोट कर लें, इनकी संख्या होती है 8। आगे देखिए, प्रश्न है व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसको आप लोग नोट करें। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, अनुपठन का क्या आशय है? अनुपठन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है। अनुपठन का क्या अर्थ है? प्रश्न नोट करें, उत्तर देखिए। जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पठन करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण आपके हैं या, रा, ला, वा। ये चारों वर्ण जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग नोट करेंगे, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? स्वर नंबर 1, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 विसर्ग, नंबर 4 अनुस्वर। आप लोग यहाँ से देख लें, स्वर नंबर 1, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग और नंबर 4 अनुस्वर। आगे क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र किसे कहते हैं? जी हाँ, समाचार पत्र किसे कहते हैं? दैनिक, उत्तर नोट करिए, दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। जो खबरें छपती हैं उन्हें रोज जो है बांट दिया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न है कमाल और कमाली किसकी संतान थे? जी हाँ, कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो यहाँ पर उत्तर नोट करिए, कबीर दास जी थे, उनकी 2 संतानें थीं। एक का नाम था कमाल और एक का था कमाली। ये उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त
द्वारा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम लिखो। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो महाकाव्य लिखा है वह है साकेत। जी हाँ, साकेत। प्रश्न देखिए, नीरजा किसकी प्रमुख रचना है? तो नीरजा जो रचना है, उत्तर उसका नोट करें, महादेवी वर्मा की है। आगे देखिए क्वेश्चन, उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की। आगे देखिए, ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? तो ठलुआ क्लब जो निबंध संग्रह है वह है बाबू गुलाब राय का। जी हाँ, आप लोग इसको नोट करें, बाबू गुलाब राय का। आगे देखिए प्रश्न है आपका, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर नागार्जुन जो है उनका संक्षिप्त परिचय पूछा गया है। आप लोग नोट करें, ये वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरभंगा जिले में। युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें और सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं थीं। आगे देखिए आपका प्रश्न है, आगे प्रश्न नोट करिए, गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक लेख लिखने के लिए आता है। आप लोग इसी तरह से इस लेख को देखें और भी लेख लिखें और सीखें लेख लिखना। तो यहाँ पर उत्तर देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत रहे। कुछ समय उपरांत आप प्रताप साप्ताहिक के संपादक रहे। इसकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही। आपका निधन 1931 ईस्वी को हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए, शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो यहाँ पर शरद जोशी जी का सामान्य परिचय पूछा गया है। आप लोग देखिए, शरद जोशी का जन्म मई 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। एक गधा उर्फ अलाउद खां, अंधों का हाथी इनके प्रसिद्ध नाटक थे। तो आप लोग इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनको नोट करिए। आगे देखिए, परिक्रम किसी बहाने जीव पर सवार इल्लियाँ रहा किन्नर देख। दूसरी सप्ताह पर इनके प्रमुख क्या थे? व्यंग थे। ये प्रमुख इनके व्यंग थे। तो आप लोग इनके व्यंग भी नोट करिए। आगे देखिए, आपका निधन सितंबर 1991 को कहाँ हुआ? कोहुआ में इनका निधन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है, शिवमंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए।
यहाँ पर आपसे शिव मंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय जो है पूछा गया है। उत्तर आप लोग नोट करिए। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उनके काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से हैं नोट करिए। हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं, और आगे देखिए जीवन के मान, और देखिए प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। ये इनके आप लोग काव्य संग्रह हैं, नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न है आपका, राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का सामान्य परिचय पूछा गया है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोइरीपुर गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुवक का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। तो इनका जो पथिक नामक खंड काव्य है वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और सन 1962 में आपका देहांत हुआ था। तो आप लोग इनकी सन नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की प्रमुख जो साहित्यिक रचनाएं उन्हें पूछा गया है। आप लोग उत्तर नोट करें। कविता संग्रह, तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य और गीत यामा तथा दीप शिखा। आगे देखिए गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। आगे देखिए प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपसे संक्षिप्त परिचय पूछा गया है, आप लोग नोट करें। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। अपने सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप यहाँ से क्वेश्चन इसका नोट करें। संक्षिप्त परिचय, सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य, विजय, द्रोणाचल और अल्मोसर्ग, गोद नारी आदि हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की। तो ये तो सबको पता ही होगा। चलिए आप लोग इसका उत्तर नोट करिए। रामचरितमानस नामक काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।